हेलो एवरीवन। यूपी टेट की एग्जाम की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। ये आपकी हिस्ट्री वाली क्लास है। और अगर मैं आपको देखूं तो ये आपकी क्लास 8th की एससीईआरटी में करा रही हूँ आपको। क्लास 8th की एससीईआरटी है ये आपकी, जिसका आपका 9 चैप्टर है। लेकिन अगर मैं अपनी प्लेलिस्ट के हिसाब से अगर आपको बताती हूँ तो ये आपका चैप्टर नंबर 32 है। मतलब इससे पहले 31 चैप्टर मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस है। आज जो हम करने वाले हैं वो है आपका स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति एवं विभाजन। ये क्या है, ये लास्ट वाला पोर्शन चल रहा है। ये जो लास्ट के 3-4 चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आंसर्स में इतना ज्यादा नहीं पूछा गया है डिटेल में जो ये क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड है। लेकिन अगर हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की अगर हम बात करते हैं, तो किसी भी लाइन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो चैप्टर्स हैं, इनके छोटे छोटे नोट्स आप जरूर से नोट करिएगा, आपको काफी हेल्प करेंगे। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 32 है हमारा, महात्मा गांधी क्या थे उस टाइम पर दक्षिण अफ्रीका में थे। एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो चैप्टर है ना स्वतंत्रता प्राप्ति वाले जो हैं, ये इंटरलिंक्ड है आपस में। मतलब अगर आपने इससे पहले वाला चैप्टर अगर आप देखेंगे तो आपको ये चैप्टर ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो जब से ये स्वतंत्रता प्राप्ति वाला ये पोर्शन स्टार्ट हुआ है, तो कोशिश करिएगा कि आप एक सीक्वेंस में देखें। सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी से चीजें क्लियर होंगी और आप इमेजिन करते हुए चल सकते हैं कि हाँ अब ये हो गया था, इसके बाद अब ये होने वाला है। ठीक है। अब उस टाइम पर महात्मा गांधी जी कहाँ थे? उस टाइम पर जो महात्मा गांधी जी थे वो दक्षिण अफ्रीका में थे। अब वहां पर भी दक्षिण अफ्रीका में क्या हो रहा था, वहां पर अंग्रेजों और जो अंग्रेज नहीं थे उनके बीच में भी बहुत भेदभाव किया जा रहा था, और गांधी जी को भी ये सब कुछ सहना पड़ रहा था। एक इंसिडेंट इस तरीके का है कि वो रेलगाड़ी में सफर कर रहे थे, और जिस डिब्बे में वे बैठे थे उस डब्बे में सारे अंग्रेज गोरे लोग बैठे हुए थे। गांधी जी के पास इस डब्बे का टिकट भी था, लेकिन फिर भी उन्हें गाड़ी गाड़ी से उतार दिया गया, क्योंकि वो अंग्रेज नहीं थे, वो गोरे नहीं थे। तो रंग भेद जो था वो इस टाइम पर बहुत था। गोरे लोगों के लिए ज्यादा चीजें थी, और जो भारतीय थे उनको बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता था, बहुत ही दुर्व्यवहार उनके साथ किया जाता था। अब ये सारी चीजें जब हुई थी तो उसी को देखकर महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन आरंभ करा था। सबसे पहला आंदोलन जो हुआ था वो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। अंत बाद में अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा था, और महात्मा गांधी जो थे वो भारत लौट आए थे। तो इन्होंने ये जो दक्षिण अफ्रीका में ये आंदोलन यहाँ पर स्टार्ट किया था, रंग भेद से संबंधित। ठीक है। अब गांधी जी के नेतृत्व की अगर हम बात करते हैं तो 1919 से लेके 1935 तक 35 पहले विश्व युद्ध जब हुआ था तो उस समय गांधी जी के नेतृत्व ने भारतीयों ने अंग्रेजों की बहुत मदद करी थी। किस लिए मदद करी थी? क्योंकि इन्होंने सोचा था कि जब युद्ध की समाप्ति हो जाएगी तो जो अंग्रेज सरकार है वो देश को आजाद कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने कांग्रेस और क्रांतिकारियों की बढ़ती हुई शक्ति को का दमन करने के लिए 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया, जिसके अंतर्गत क्या था कि किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के ही कैद किया जा सकता है। गांधी जी ने इसके विरोध में फरवरी 1919 में सत्याग्रह आंदोलन आरंभ कर दिया था। ठीक है, भारत में 1919 में आरंभ किया था। किस चीज के विरोध में? क्योंकि जो अंग्रेजों था उन्होंने लगाया हुआ था, अंग्रेजी सरकार ने, कि हम बिना मुकदमे के ही आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। रॉलेट एक्ट इन्होंने पास किया था 1919 में। उसके बाद बात आती है अहिंसा और सत्याग्रह की। अब ये क्या चीज है? क्योंकि हम जैसे कि सभी जानते हैं कि जो गांधी जी हैं वो सत्य और अहिंसा के लिए ही बहुत ज्यादा माने जाते हैं, कि अहिंसा उनका एक क्वालिटी है। अब स्वराज्य के लिए अंग्रेजों की हत्या करने का रास्ता उचित नहीं लगता था। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो इसके हिंसा और हत्या करने के विरोध में थे, जिसमें गांधी जी प्रमुख थे। इनका मानना था कि अगर हमारी कोई बात है और अगर वो सही है तो बिना जोर जबरदस्ती के और हिंसा के उसे प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए हमें सत्य के लिए काफी आग्रह करना चाहिए, यानी सत्याग्रह। सत्य के लिए बार बार आग्रह, इसका अर्थ ये है। तो सत्य को हिंसा से प्राप्त करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, इसीलिए इन्होंने ये कार्यक्रम बनाए थे। अब कार्यक्रम क्या थे कि अगर आप जो भी कोई आपके ऊपर अन्याय कर रहा है, अन्याय करने वालों का कोई सहयोग नहीं करना है, मतलब उसको असहयोग करना है। अगर कोई बात आपको सही नहीं लग रही है, अनुचित लग रही है, तो उसको आपको मानने से इनकार कर देना है, यानी कि अवज्ञा करना है।
अब गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेज शासन से असहयोग और अवज्ञा का तरीका जोड़ा। इन्होंने कहा कि अगर हम आपको सहयोग नहीं करेंगे, अगर आप अन्याय कर रहे हैं और अगर हमें आपकी कोई बात सही नहीं लग रही है, तो हम उससे इनकार भी करेंगे। अब गांधी जी ने जब ये चीजें अपने आंदोलन में शामिल करी, तो उसमें एक नया ही मोड़ आया। छोटी-छोटी व ठोस दिक्कतों को हल करने के लिए आंदोलन ये छेड़ते चले गए। अंग्रेज सरकार से मांग करते रहे, लगान कम करिए, नमक पर जो इन्होंने टैक्स लगा दिया था, उसे हटा दिया था, जंगल के उपयोग पर पाबंदी हटाएं, शराब की बिक्री बंद करें, क्योंकि शराब से क्या होता है ना कि गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा इनकम होती है। अब गांधी जी के नेतृत्व में हजारों संख्या के भीड़ लोग उनके साथ जुड़ने लगे थे और इन आंदोलनों की राह पर निकल गए थे। सबसे पहले भारी संख्या में आम लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं उतरे थे, लेकिन जैसे धीरे-धीरे गांधी जी की चीजें ये होती चली गई, लोगों तक ये बातें पहुंचती चली गई, तो लोगों ने धीरे-धीरे जुड़ना शामिल कर दिया, क्योंकि गांधी जी ने देश भर में छुआछूत मिटाने का अभियान भी शुरू करा, जिससे कि लोग नया राष्ट्र बनाने में आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा शामिल हो सके। अब ये वही इंसिडेंस है गांधी जी का कि दक्षिण अफ्रीका में रेल यात्रा कर रहे थे, उस डब्बे में वो बैठ जाते हैं जहाँ जो गोरों लोगों के लिए आरक्षित था। तो एक गोरे ने डब्बे से बाहर उनको धकेल दिया था और ये कहा था कि एक काला भारतीय उनके डब्बे में यात्रा कैसे कर सकता है। तो ये उनका सरासर अपमान था। उन्होंने ये महसूस किया कि गोरे लोगों में उनके प्रति आत्मसम्मान, गरिमा की बिल्कुल आदर नहीं था, इसलिए उन्होंने गांधी जी को ही डब्बे से बाहर धकेल दिया। सोचो, जब उन्होंने गांधी जी के साथ ऐसा व्यवहार किया, तो जो बाकी देश के नॉर्मल लोग थे, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाता होगा। तो गांधी जी को भारतीयों की गरिमा और उत्थान के अन्याय से लड़ने की प्रेरणा जो मिली थी, वो यहीं से मिली थी कि अब तो कुछ भी हो जाए, अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम, ऐसे इंसल्ट करोगे हमारी। तो भारत में लोग आपस में ही अब इन्होंने क्या महसूस किया जब गांधी जी भारत आए कि भाई भारत में जो लोग हैं वो आपस में जाति-पाति, ऊंच-नीच, दलित, भाषा संप्रदाय, इन ये बहुत अलग-अलग समूह में बटे हुए थे। तो सबसे यही एक रीज़न था जिसकी वजह से अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जितने भी धर्म और संप्रदाय के लोग थे उनको राष्ट्रवाद और भाईचारे की लड़ी में पिरोने की जो जंग थी, वो छेड़ दी थी। ठीक है? और गांधी जी के इसी प्रयास की बदौलत जो है, जो आज हमारा ये देश है, भारत आज़ाद हो सका है। ठीक है? अब इसके बाद आती है चीज़ जलियांवाला बाग कांड 1919। अब इस समय अमृतसर में क्या हो रहा था, 13 अप्रैल की बात थी, एक भयानक हत्याकांड हुआ। भयानक हत्याकांड क्या हुआ था कि जो पंजाब के नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफ उद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। सभा के लिए सभी को बुलाया गया। पंजाब के सैनिक कमांडर जनरल डायर ने क्या किया, सैनिकों को लेकर बाग को घेर लिया और बिना चेतावनी दिए हुए, कोई वार्निंग नहीं थी, कुछ नहीं थी, निहत्थी भीड़ थे, लोग वहां पे बात करने के आए थे, जिसमें औरतें, बच्चे, सब लोग थे। सब पर गोली चलाने का आदेश दिया। कई सौ निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई, हजारों लोग घायल हो गए, औरतें कुएं में कूद गईं अपने बच्चों को ले लेकर। मतलब बहुत ही भयानक सीन था, हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते जो उस समय के लोगों ने किया था। तो ये जो हत्याकांड हुआ था, इससे क्या हुआ, पूरे देश में हाहाकार मच गया कि इतनी बड़ी बात कैसे हो सकती है, आप खुलेआम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया, जो उनको सर की उपाधि दी हुई थी, वो उन्होंने वापस कर दी कि मुझे किसी सर की उपाधि नहीं चाहिए। और इसमें मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों के राष्ट्रवाद को जन राष्ट्रवाद के रूप में परिवर्तित कर दिया था। मतलब कि जितने भी किसान हो गए, मजदूर हो गए, छात्र हो गए, दस्तकार हो गए, कारीगर हो गए, ये सब सम्मिलित हुए। राष्ट्रीय आंदोलन की अपेक्षा अधिक दृढ़ हो गई थी। मुस्लिम एकता का अभूतपूर्व प्रदर्शन हुआ था, जिसमें भारतीय राष्ट्रवाद को काफी बल मिला था। मतलब सब लोग जुटने लगे थे आंदोलन में। उसके बाद आपका होता है असहयोग आंदोलन। असहयोग 1920 से 1922 तक। ऐसी विकट स्थिति में गांधी जी ने देश भर में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। 1857 का जब विरोध हुआ था, तो पूरे देश में एक साथ अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में होने वाला ये पहला बड़ा आंदोलन था। इसका उद्देश्य ये क्या था कि जो अंग्रेज अन्याय ये कर रहे हैं, उसमें सहयोग नहीं करना। अब इसमें कुछ-कुछ गतिविधियां थी जो इस आंदोलन के दौरान हुई थी, जैसे अंग्रेजों को भारत में सरकार चलानी है तो खुद चलाएं, हम क्यों उनका शासन संभालें, ये कहते हुए कई लोगों ने सरकारी पदों से इस्तीफा भी दे दिया था। अंग्रेज छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे, स्वदेशी स्कूलों में भर्ती होने लग गए थे, अंग्रेजी कपड़े हो गए, शराब की दुकानों पर धरने दिए गए, अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार किया गया,
साथ ही साथ में स्वदेशी जितनी भी चीजें थी उनको भी बढ़ावा देने की कोशिश करी गई। आज भी आप भारत में देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं हमारे मोदी जी, वो इस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, अपने देश की चीजों को अपनाओ। हमारे देश की चीजों को बाहर भेजा जा रहा है और वहां पे बाहर जा चीजें जा रही हैं तो वो पैसा भी अगर हम बाहर की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो वहीं जा रहा है। इसलिए अपने देश की चीजों का इस्तेमाल करना शुरू करें ज्यादा से ज्यादा। देश भर में बहुत सारे वकील थे कचहरी में जिन्होंने वकालत छोड़ दी थी। कई जगह परिषद के चुनावों में लोगों ने वोट ही नहीं डाले थे। तो गांधी जी ने लोगों द्वारा चरखा चलाने या सूत काटने का अभियान जोड़ दिया था। घर-घर में देश को आत्मनिर्भर बनाने की भावना मजबूत बनी थी। बड़े-बड़े शहरों में सैकड़ों लोगों के जत्थे जो थे जुलूस में निकलने लगे थे। पुलिस के आगे गिरफ्तारी देते थे। पुलिस उन्हें रोकती थी, उन पर लाठियां बरसाती थी, पर लोग पुलिस पर हाथ भी नहीं उठाते थे और पिटते हुए गिरफ्तार हो जाते थे। उनके पीछे मतलब सामने से ऐसे लोग निकलते थे, दूसरे लोग थे जो इनकलाब जिंदाबाद करते हुए चरखा चला-चला के हम स्वराज्य लेंगे, महात्मा गांधी की जय, ये सब नारे लगाते हुए शांतिपूर्वक गिरफ्तारी दे देते थे। अंग्रेज शासन की हिंसा का मुकाबला लोग शांति और दृढ़ता से सत्य के लिए आग्रह करते-करते चल रहे थे। ठीक है? अब 1921 में इंग्लैंड का एक राजकुमार भारत की यात्रा पर आया था, तो सबने उसका बहिष्कार किया। कोई भी भारतीय, कोई भी लोग उसके स्वागत के लिए नहीं गया। शहरों में उस दिन हड़ताल रही, दूर-दूर के इलाकों में, गाँव-गाँव में गांधी जी की खबरें पहुंच गई, तो किसान हो गए, आदिवासी हो गए, मजदूर, वो सब जोश में भर गए और चंद दिनों में जो अंग्रेज थे, वो राज्य खत्म हो जाएगा, सबको ऐसा लगने लगा और गांधी जी का जो स्वराज्य का सपना है, वो पूरा हो जाएगा। तो पूरे देश में इस तरीके से अगर देखा जाए तो उथल-पुथल मच गई थी उस टाइम पर लोगों में अन्याय, अत्याचार के खिलाफ अपने अधिकार से लड़ने के लिए जबरदस्त भावना उस टाइम पर उमड़ पड़ी थी। तो आप अगर इस चीज़ को इमेजिन करते हुए पढ़ेंगे ना तो आपको और भी ज़्यादा ये सब इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको समझ में आएगा कि उस टाइम पर लोगों ने कितना बलिदान दिया था एक आज़ादी के लिए। हम तो अगर आज की डेट में इमेजिन करें तो बहुत अच्छी तरीके से रह रहे हैं। उसके बाद आपका आता था चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड क्या था? उत्तर प्रदेश में एक जगह है ये कुछ किसान थे वहाँ पर थाने पर अपने विरोध प्रदर्शन के लिए आए थे। पुलिस ने उनके एक साथी को बहुत ज़्यादा मारा था और उन पर भी गोलियाँ चलानी शुरू कर दी थी। तो गुस्से में आकर किसानों ने उस थाने में आग लगा दी थी। अब इस घटना से गांधी जी को बहुत ज़्यादा दुःख पहुँचा था और 1922 को उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। उनका मानना था कि भई हिंसा से स्वाधीनता नहीं ली जा सकती। हमें अगर किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति करनी है तो हमारे जो अपनाए गए तरीके भी महत्वपूर्ण हैं। गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों का निश्चय किया, हाथ से कताई हो गई, बुनाई हो गई, छुआ-छूत का निवारण हो गया, सांप्रदायिक स्थापना, इस तरीके की ये सारी चीजें इन्होंने करी थी। अब जब असहयोग आंदोलन ठंडा हो गया तो अंग्रेज सरकार ने इस अवसर का लाभ उठाया। गांधी जी 10 मार्च 1922 को कैद कर लिए गए। 6 वर्ष के लिए उन्हें सजा दी गई। इसके साथ-साथ असहयोग आंदोलन असफल रहा लेकिन इसके कारण ये बेशक आंदोलन असफल रहा, लेकिन इसी आंदोलन की वजह से ही पूरे देश में राष्ट्रवादी का विचार, भावना, वो सारी चीजें फैली थी। अब क्रांतिकारियों का क्या-क्या योगदान रहा? इसमें आता है आपके राम प्रसाद बिस्मिल। पहले विश्व युद्ध के दौरान जो क्रांतिकारी आंदोलनकारियों की बुरी तरीके से कुचल दिया गया था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने इसी तरीके से बहुत ज़्यादा सहयोग किया था कि ये हमें आज़ादी दे देंगे। लेकिन वो अपनी इस बात से पलट गए या इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बहुत से नेता जेल भेज दिए गए, इधर-उधर बिखर गए। 1920 के स्टार्टिंग में क्रांतिकारियों को जेल से रिहा कर दिया गया। कुछ समय के बाद ही कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया और क्रांति का रास्ता छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे ज़्यादा से ज़्यादा लोग। अब इनका क्या हुआ था कि क्रांतिकारी संगठन बनाना इन्होंने आरंभ कर दिया, जिसमें जो क्रांतिकारी थे सचिंद्र नाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी इसमें थे। भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, काकोरी कांड हुआ। अब काकोरी कांड क्या था? अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया। इसमें क्या हुआ? देश से जितने भी अंग्रेजी सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकने और भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए संकल्प लिया गया। तो अब ये सारी चीजें करने के लिए तो धन चाहिए था। बिना धन के ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि प्लानिंग थी इधर-उधर। तो इन क्रांतिकारियों ने क्या किया? 9 अगस्त 1925 को
लखनऊ के निकट काकोरी में एक रेलगाड़ी को रोककर जितना भी सरकारी खजाना था उसको अपने अधिकार में ले लिया था। बाद में ये लोग पकड़ लिए गए थे और इस लूटपाट में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां को फांसी दे दी गई थी और बाकी के जितने लोग बचे थे उनको आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान में भेज दिया गया था। बाकी के जो 17 लोग बच रहे थे उनको भी बहुत लंबी सजाएं सुनाई गई थी, लेकिन जो चंद्रशेखर आजाद थे वो फरार हो गए थे। उसी के साथ जो नेक्स्ट आता है वो है आपका लाहौर कांड। लाहौर कांड क्या हुआ था? भगत सिंह राजगुरु ने दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को लाठी से चोट पहुंचाने वाले जो पुलिस थे व्यक्ति को नेतृत्व करने वाले अंग्रेज साडर्स की हत्या कर दी थी। किसने? भगत सिंह और राजगुरु ने, क्योंकि इन्होंने लाला लाजपत राय को लाठी से चोट पहुंचाई थी। तो ऐसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? अब सरकारी नीतियों के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक दिया। अब बम से नुकसान तो नहीं हुआ और दोनों वहां से भागे भी नहीं, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भगत सिंह और उनके साथियों को हत्याकांड से संबंधित मुकदमा लाहौर में चलाया गया और 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। ये था आपका लाहौर कांड कि उन्होंने बम फेंक दिया था। इसके बाद लाहौर में उनको फांसी दे दी गई थी और ये जो मुकदमा था ये लाहौर कांड के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। सत्ता के दमन ने धीरे धीरे क्रांतिकारी आंदोलन जो हो रहे थे उन सबको कमजोर कर दिया था, निर्बल कर दिया था। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एलिफेंट पार्क में मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए थे। वर्तमान में जो ये एलिफेंट पार्क का नाम है वो शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क है इलाहाबाद में। और आजाद की मृत्यु के पश्चात पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन जो थे वो लगभग समाप्त ही हो गए थे, क्योंकि जो लोग ये कर रहे थे धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो गई थी, वो शहीद हो गए थे। अब आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1932 में। ये क्या है? साइमन कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो 1928 में अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन के नियम बनाने के लिए साइमन नामक व्यक्ति के नेतृत्व में एक समिति बिठाई थी और इस समिति में कोई भी भारतीय नहीं था। और ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेज सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं है कि भारत के लोगों को अपने देश का शासन चलाने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए भारत में जहां जहां साइमन गया वहां उसके विरोध में जुलूस, हड़ताल, साइमन वापस जाओ, इस तरीके के नारे होने लगे थे। अब लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज्य की मांग किस तरीके से शुरू हुई थी? 1929 में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन लाहौर में शुरू हुआ था, इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, चुने गए थे। ब्रिटिश सरकार को नेहरू रिपोर्ट स्वीकार करने के लिए 31 दिसंबर 1929 की समय सीमा समाप्त हो गई थी, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस ने रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 की रात को 12 बजे तिरंगा झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव भी दिया था। उसके बाद गांधी जी ने दांडी यात्रा भी करी थी। दांडी यात्रा का क्या था कि 1930 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार दे दिया गया था। अब गांधी जी के नेतृत्व में स्वराज्य प्राप्ति के लिए यह आंदोलन आरंभ किया गया और 1930 में नमक कानून को तोड़ने के लिए इस आंदोलन का आह्वान किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी की ओर यात्रा आरंभ कर दी थी और समुद्र के किनारे इन्होंने नमक बनाया था और अंग्रेजों का जो कानून था वो तोड़ दिया था। बहुत बड़ी संख्या में इसमें महिला हो गई, पुरुष हो गए, सेवक हो गए, इन्होंने भाग लिया था। जो विदेशी माल था उसका बहिष्कार भी किया था। कहीं कहीं किसानों ने लगान देना बंद कर दिया था। सरकार ने दमन, निहत्थे, स्त्री पुरुषों पर लाठी, गोलियों की बौछार द्वारा इस आंदोलन को दबाने का बहुत प्रयास किया था। गांधी जी को भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। तो जितने भी विरोध हुए थे, मद्रास हो गए, कलकत्ता हो गए, कराची हो गए, इन नगरों में प्रदर्शन हुए थे, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई और पुलिस के बीच टकराव भी हुआ था। अब ये जो अगर हम इस तरीके के जन आक्रोश की बात करते हैं तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप में देखने को मिलता है। कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर जनता में भी बहुत ज्यादा प्रदर्शन हुए थे। सीमांत गांधी खान, अब्दुल गफ्फार खान वर्षों से सक्रिय थे। उनके द्वारा जनता में जो वो कार्य कर रहे थे, अहिंसक क्रांतिकारियों के जो वीर थे, उनके खुदाई खिदमतकारों के दल अलग अलग तैयार हो गए थे, लाल कुर्ती के नाम से जाने जाते थे। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें जो इनकी एक तरीके से भूमिका थी
वो काफी सराहनीय थी। इस प्रकार देवबंद शाखा की राजनीतिक संस्था जमाअत उल उलमा ए हिंद ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अब इसके बाद हुआ था पहला गोलमेज सम्मेलन। ये क्या था? 1930 में ब्रिटिश सरकार ने लंदन में भारतीय नेताओं का पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजन किया। इसका जो उद्देश्य था वो था कि साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है उस पर विचार किया जाएगा और कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। अब इसमें क्या हुआ था? 1931 को 5 मार्च 1931 को सरकार और कांग्रेस में एक समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ था? कि गांधी इरविन समझौता कहते हैं जिसको हम। गांधी जी ने दिसंबर 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। उस सम्मेलन में गांधी जी को कोई सफलता नहीं मिली थी। सम्मेलन से वापस लौटने पर गांधी जी ने फिर से 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर दिया था और सरकार ने गांधी जी को बंदी बना लिया था। अब इन्होंने क्या किया? अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। गांधी जी को ये बहुत आघात लगा था और उन्होंने क्या करा कि मैं अनशन पर बैठ जाऊंगा जब तक मैं जीवित हूँ। तो अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना में समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है और इसके अंदर जितने भी दलित लोग थे विधानमंडलों में स्थान सुरक्षित कर दिए गए। पृथक निर्वाचन का निर्णय समाप्त कर दिया गया। 1934 ईस्वी में गांधी जी ने अपने आंदोलन बंद कर दिए और वो कांग्रेस से त्यागपत्र देकर हरिजनों के उद्धार में वो जुड़ गए थे। तो ये गांधी जी का यहाँ पर सहयोग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सारे आंदोलनों में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और बहुत सारी चीजें थी कि जितने भी स्वतंत्रता संग्राम थे उनमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अरुणा अशरफ अली नमक कानून तोड़ो आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेते हुए कई बार भी जेल गई थी ये। दुर्गा भाभी ने भगत सिंह को लाहौर जेल से छुड़ाने का प्रयास किया था। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने सन 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। भीकाजी कामा का कहना था कि आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। इन्होंने अंग्रेजों की परवाह ना करते हुए भारत का पहला तिरंगा झंडा फहराया था। ये यहाँ पर इमेज आप देख सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है आपका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। कौन सा आंदोलन कब हुआ था, किस आंदोलन में क्या था। अगर आपसे लाहौर कांड की बात करते हैं तो उसमें क्या था। ये इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों नहीं ली थी। कुछ क्वेश्चन से फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि जो पहला गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था वो हुआ था 1930 में लंदन में। उसके बाद गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस सन में शुरू किया था? तो गांधी जी ने जो शुरू किया था वो फरवरी 1919 में शुरू किया था। 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना हुई थी? 13 अप्रैल की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही भयानक हत्याकांड हुआ था जलियांवाला बाग के रूप में, जिसमें निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां बरसाई थी। 5 मार्च 1931 को सरकार और कांग्रेस में कौन सा समझौता हुआ था? वो हुआ था आपका गांधी इरविन समझौता भी इसको कहते हैं। दांडी यात्रा किसने की और क्यों की? महात्मा गांधी जी ने दांडी की यात्रा करी थी क्योंकि जो सरकार ने नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया था उसके लिए इन्होंने करी थी। साबरमती आश्रम से 78 लोगों के साथ ये करी थी और इन्होंने समुद्र के किनारे नमक बनाकर भी दिखाया था। होम रूल लीग स्थापित करने का क्या उद्देश्य था? अगर हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग से ये आप देख सकते हैं कि कैसे-कैसे भारत आजाद हुआ है, कौन-कौन से लीग बने हैं, कौन-कौन से आंदोलन छिड़े हैं। तो उसमें भी यही एक मेन वो था, ये भी स्वराज्य की मांग से ही संबंधित था। उसी के साथ-साथ आपका आ जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस क्यों कर दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो सर की उपाधि करी थी वो इसीलिए वापस करी थी जब ये जलियांवाला बाग का हत्याकांड हो गया था। उसके बाद पूरे देश को इसने हिला दिया था। तो उन्होंने जो अपनी सर की उपाधि थी वो भी वापस कर दी थी। असहयोग आंदोलन के बारे में लिखिए। असहयोग आंदोलन जब आप पढ़ेंगे तो डिटेल में उसकी कुछ पॉइंट्स, कुछ लाइन्स लिख सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर के जो ईयर्स है ना, ये आप ज़रूर से नोट डाउन करके रखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी। अफ्रीका में गांधी जी ने कौन-सा आंदोलन किया था, उसके बाद भारत में आने के बाद क्या-क्या चीज़ें थी जो हुई थी। तो सारी चीज़ें ही इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और ये चैप्टर आपका खत्म होता है। होप सो चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर वीडियोस हेल्पफुल हैं आपके यूपी टेट के एग्जाम के लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।